नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। मैं हूं आलोक द्विवेदी। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भले ही प्रधानमंत्री इस मोदी के 5 साल बाद घाटी पहुंचे हों, लेकिन कश्मीर घाटी प्रधानमंत्री के दिल में बसती है। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर श्रीनगर में जबरदस्त जोश नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जनता को संबोधित करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर इसलिए विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि ये पूरा क्षेत्र आज खुलकर सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आज़ादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई। प्रधानमंत्री ने आगे क्या कुछ कहा, सुनते हैं। विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर आज खुल करके सांस ले रहा है। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार वही इसका लाभ उठा रहे थे। एक समय था जब राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का विरोध किया था। ऐसा मान रहे थे कि कश्मीर को और कश्मीर के लोगों को भारत से दूर कर देगा ये 370। एक राय बना दी गई थी। कश्मीर के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। ये भी कहा गया था कि अगर ऐसा हुआ तो न केवल कश्मीर बल्कि पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं और भारत में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। लेकिन ये मोदी की रणनीतिक समझ थी और उसकी तैयारी थी। समय ने इन सवालों का ऐसा जवाब दिया कि देश ही नहीं दुनिया भी देखती रह गई। और आज 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कश्मीर पहुंचे तो पूरी आवाम मोदी मोदी करती नजर आई। इसलिए आज की बहस में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समूचा विपक्ष मिलकर केवल मोदी का विरोध करना चाहता है? क्या उन्हें राष्ट्रीय हित से कोई मतलब नहीं? क्या देश में सही फैसलों का भी विरोध होता रहेगा? और इन तमाम सवालों का जवाब आज की हम इस चर्चा में बटोरेंगे, जानेंगे। और प्रधानमंत्री का आज ये दौरा, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर भी जाकर परिवारवाद पर बोला और ये बताया कि श्रीनगर की दुर्दशा की सबसे बड़ी वजह वहाँ के जो राजनीतिक परिवार हैं वो है और वहाँ पर उन परिवार के लोगों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। ये तमाम सारे आज आक्रामक रूप से घेरेबंदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ आज जो तमाम सारे मेहमान होंगे उनका हम सबसे पहले परिचय करा देना चाहेंगे। हमारे साथ आज बीजेपी प्रवक्ता के रूप में अनिल गोयल होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ चंद्रेश कुमार होंगे और हमारे साथ ही स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार होंगे। विश्वेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही ले लेता हूं विश्वेंद्र जी। प्रधानमंत्री जिस राज्य में जा रहे हैं, लगातार पिछले कई बार की स्थिति हम लोगों ने देखी, पिछले 3-4 दिनों से प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं वहां पर जो रीजनल पार्टियां हैं, उनके जो कर्ता धर्ता हैं, उन रीजनल पार्टियों के जो मुखिया हैं, उनके परिवारों को ही प्रधानमंत्री निशाना बना रहे हैं। और आज भी जम्मू कश्मीर के विजिट पे यही देखने को मिला। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों देखा, जब वो बिहार के दौरे में थे तो वहाँ पर उन्होंने भी इसी तरीके से लालू के परिवार को घेरा था। आज भी वहाँ पर यही देखने को मिला प्रधानमंत्री की तरफ से जम्मू कश्मीर में। जी आलोक जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये सच्चाई भी है कि वो परिवारवाद को जो घेर रहे हैं उसका बड़ा कारण है। सच्चाई इस बात की है कि उन्होंने अपने परिवार के हित में देश को, अपने प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। अपने परिवार के हित के लिए उन्होंने जनता का हित पीछे छोड़ दिया।
तो उन्हें आज अगर ये जवाब मिल रहा है तो मिलना ही था, आज नहीं तो कल मिलना था। आज देश के प्रधानमंत्री ऐसे बने जिन्होंने पहले देश का विकास का एक रूप दिया, एक मॉडल दिया और सामने विकसित भारत की एक तस्वीर पेश की, और उसके बाद या यूँ कहें साथ साथ ही परिवारवाद को एहसास कराया उन परिवारों को कि आपने देश का नहीं अपने परिवार का हित किया है। तो जहाँ भी वो जा रहे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी के बिहार में थे या तमिलनाडु गए, वहाँ पर ये चर्चा हुई, आज जम्मू कश्मीर में थे, वहाँ भी जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर फारूक अब्दुल्ला का जो परिवार है या पीडीपी जो पार्टी है उनका परिवार है, तो उनकी वजह से ही देश का विकास, प्रदेश का विकास पिछड़ा है। सच्चाई भी है इस बात में। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल जी। अनिल गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सब 2019 में जो कमिटमेंट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनमें से तमाम सारे जो कमिटमेंट थे उनमें से 370 का भी एक कमिटमेंट था मोदी की तरफ से, उसको पूरा किया और 5 साल बाद आज वो जम्मू कश्मीर की धरती में रहे। कुछ और भी कमिटमेंट थे, राम मंदिर से जुड़े कुछ और भी कमिटमेंट थे, वो सारे पूरे किए। 370 का जो कमिटमेंट पूरा हुआ उसका 2024 में आप लोग किस तरीके से आकलन कर रहे हैं? कितना बड़ा लाभ आप समझते हैं उसका? आलोक जी, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट तौर से आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई थी या उससे पहले जनसंघ काल के अंदर हमारे जो एजेंडा था वो आज तक बदला नहीं है। उसी एजेंडे पर, उसी चीज पर लगातार काम कर रहे हैं और आज जनता के आशीर्वाद से उसको हम पूरा कर रहे हैं और जनता पूरा होता देख रही है। चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे 317 का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे 35A का मामला हो, हर मामले में हम पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ये कश्मीर का जो विकास हुआ है वो देश को, तो पूरे कश्मीर को भी उत्साह का विषय, पूरे देश में उत्साह का विषय, लेकिन विपक्षी दलों की जो खिचड़ी है वो अभी तक पक नहीं पा रही है। और वो निश्चित तौर पर जो हमारे विश्वेंद्र जी ने कहा है उससे पूरा देश सहमत है कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए ही अपने देश के संसाधनों का इस्तेमाल करा, अपने परिवारों की तरक्की सोची, इन्होंने देश की तरक्की नहीं सोची। आज उनके नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश के बारे में सोचते हैं, यानी हमारी नीति राष्ट्र को देख करके बनती है और उनकी नीति जो है अपने परिवार को देख करके बनती है। एक तरफ परिवार को बनाने वाली नीति है, एक तरफ राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। आप कहीं भी चले जाएं, चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाएं, चाहे बिहार में चले जाएं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में चले जाएं, चाहे महाराष्ट्र में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहां पर जितने भी क्षेत्रीय दल है, चाहे बंगाल में चले जाएं, वो सब अपने परिवार को पालने पोसने पर लगे हुए हैं। और जब उनके हितों की टकराहट होती है तो वो नरेंद्र मोदी जी को गाली देना शुरू कर देते हैं और गाली देते देते उस स्तर पर आ जाते हैं, देश को गाली देने लगते हैं, देश के खिलाफ सोचने लगते हैं, देश के हित के हुए फैसलों को भी वो अपने विरोध के फैसले मानने लगते हैं। आज आप ये देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पर्यटन को देखेंगे तो पूरी तरीके से पर्यटन को बढ़ावा मिला है और उसके अंदर माननीय नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज आप ये देखेंगे, पहले रोज पत्थरबाजी घटना होती थी, 2023 में कोई पत्थरबाजी घटना नहीं हुई। आज वो सब भूतकाल में चले गए हैं। आतंकवाद चरम सीमा पर पहुंचता था। अगर देखा जाए तो पिछली बार, इससे पहले धारा 370 जी चंद्रे जी, आप सुन रहे होंगे अनिल गोयल जी की बात। आप तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से उनकी बात कंटिन्यू नहीं हो पा रही, लेकिन चंद्रे जी आपसे भी एक सवाल कर लेते हैं। 370 जब हटाया गया था तब आप लोग कहते थे कि गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है, लेकिन आज जहां पर गृह युद्ध की संभावनाएं आपको दिखती थी, प्रधानमंत्री का स्वागत आप लोगों ने भी देखा होगा, कितना बेसब्री से वहां पर लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और भव्य स्वागत हुआ उसी धरती में जहां पर आप गृह युद्ध की बात कर रहे थे। पहली बात तो हमने कभी ये नहीं कहा कि 370 हटने पर देश में गृह युद्ध हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के इरादे पर शक था, क्योंकि इनके इरादे नेक नहीं हैं और ये लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और संप्रदाय के आधार पर लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक में तब्दील करने का काम करते हैं।
आपने कहा कि 370 खत्म हो गया। श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संवैधानिक तौर पे आर्टिकल 370 खत्म नहीं हुआ है। अनुच्छेद 370 में बदलाव किए गए हैं और अनुच्छेद 370 में पहले भी बदलाव हो चुके हैं, जब वहां पर पंचायती राज संस्था की स्थापना की गई, आदि आदि। तो इस तरह से देश की जनता को भ्रमित करने का कार्य न किया जाए। आज देश का असल मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। किसानों का मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है। आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा महंगाई का म और बेरोजगारी का ब बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज में सबसे बड़ा मुद्दा चीन लगातार भारतीय सीमा में घुसता जा रहा है, हमारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की नापाक कोशिश करता जा रहा है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में प्रधानमंत्री जी असफल हैं। चीन का चौ नहीं बोल पा रहे हैं। देश के अंदर गरीबी बड़े पैमाने पर बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन देश में नहीं हो रहा है। इन्होंने स्टार्टअप इंडिया की बात की थी, स्टैंड अप इंडिया फेल हो गया। इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, एक भी स्मार्ट सिटी देश के अंदर ये नहीं बना पाए। इन्होंने काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था, गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने का वादा किया था, ये नहीं कर पाए। प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, नहीं दे पाए। इन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करने का वादा किया था, नहीं कर पाए। इन्होंने 100 दिन के अंदर महंगाई को कम करने का वादा किया था, नहीं कर पाए। और मैं ये जानना चंद्रेश जी, मैं आपकी बात पर एक सवाल खड़ा करना चाहूंगा। चंद्रेश जी, आपकी बात पर मैं एक सवाल खड़ा करना चाहूंगा। आपके पास तमाम सारे मुद्दों का ये जिक्र किया, इन मुद्दों का जिक्र आपकी पार्टी और आपके गठबंधन में शामिल, जो इंडी गठबंधन के में शामिल नेता लोग हैं, वो क्यों नहीं करते? वो सीधे सीधे मोदी पर अटैक करते हैं। वो कहते हैं मोदी हिंदू नहीं है, वो कहते हैं मोदी सनातनी नहीं है। कोई नेता कहता है कि हम राम को नहीं मानते, कोई नेता कहता है हम रामायण को नहीं मानते हैं। इस तरीके के बयान मोदी को यूएसपी देते हैं, मोदी को ताकत देते हैं और मोदी उसे अपना हथियार बना लेते हैं, जिसमें आप लोग मात खा जाते हैं। भारत को समझना होगा। भारत में हमेशा से विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का अस्तित्व रहा है। स्वयं हिंदू धर्म में देखेंगे तो अलग अलग पंथ के लोग हैं, अलग अलग विचारों को मानने वाले हैं और हमें किसी से कोई परहेज नहीं है। जहाँ राम को मानने वाले हैं वहीं कृष्ण को भी मानने वाले हैं, जहाँ शैव है वही वैष्णव भी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों का यहाँ कोई उचित स्थान नहीं है। और बार बार इस तरफ ध्यान भटकाने का मतलब है कि हम मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहते हैं। चुनाव में राम कोई मुद्दा हो सकते हैं क्या? राम हमारे आराध्य हैं, आस्था के विषय है। चुनाव में राम को लाने का क्या मतलब है? धर्म के नाम पर चुनाव होते हैं क्या? जी, इसका जवाब अनिल गोयल जी से लेंगे, लेकिन पहले एक विश्वेंद्र जी से सवाल ले लेता हूं, फिर अनिल गोयल जी के पास आऊंगा और अनिल गोयल जी आपसे इसी बात पर जवाब लूंगा। राम पर ही आपसे सवाल करूंगा। विश्वेंद्र जी, 370 हटने के बाद जो तस्वीर है वो हम लोग देख रहे हैं, शांति, अमन, चैन, और 370 के पहले की तस्वीर भी हम लोगों ने देखी कि आए दिन वहाँ पर आतंकी हमले, आए दिन वहाँ पर परेशानियाँ, आए दिन दिक्कतें, एक दूसरे को मारने का सिलसिला, ये तमाम सारी बातें। अब लगता है कि देश सही दिशा पे जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पे? जी आलोक जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये सही बिल्कुल और सत्य है कि 3 दशक पहले जम्मू कश्मीर की जो हालत थी, या यूँ कहे 10 साल पहले जो हालत थी, 3 दशक तक वो बहुत बुरी हालत थी। आतंकवादी थे, लगातार घटनाएं होती थी। पाकिस्तान प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का वहाँ पर प्रभाव था और जो युवा था उसके हाथ में पत्थर था, वो भटक चुका था, विकास नहीं था। जो पिछले कुछ सालों विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, विकास लगातार हुआ है। और आज अगर कहे जो पहले धरती का स्वर्ग कश्मीर कहा जाता था, आज फिर वही स्थिति है कि स्वर्ग जैसी स्थिति कश्मीर में आ चुकी है। धरती का स्वर्ग बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं है। आज अगर कहा जाए तो कि धरती का स्वर्ग है तो वहाँ है कश्मीर में। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कई बार ऐसी घटनाएं हुई है, उसके बाद भी जो आतंकवादी घटनाएं थी, कि ऐसी घटनाएं जो दिल दहला दिया करती थी। परिवार के परिवार डिस्टर्ब थे, हमारे प्रशासन के अधिकारी थे, फोर्स पुलिस थी, उनको सरेआम हत्या कर दी जाती थी।
तो वो चीज़ ख़त्म हुई है, विकास हुआ है। आज वहाँ बहुत सारी सड़कें बनी हैं, टनल्स बनी हैं, वहाँ IIM, ट्रिपल IIM, ये IIM और मेडिकल, 7 मेडिकल कॉलेज वहाँ पर अभी ओपन हो चुके हैं और बहुत सारे विकास कार्य वहाँ चल रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, युवा खेल की तरफ बढ़ रहा है। वहाँ पर जो विकास का तरीका जी, था वो जी। आज सुधार की तरफ है और बहुत बिल्कुल। अच्छा विकास हो रहा है। बिल्कुल। अनिल गोयल जी, आपने चंद्रेश जी की बात सुनी होगी। चंद्रेश जी ये कह रहे हैं कि राम आराध्य है हमारे, लेकिन राम को राजनीतिक विषय न बनाया जाए, राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। आलोक जी, मैं पहली बात तो ये कहता हूं कि ये हिंदू मुस्लिमों को झगड़ा कराना, हिंदू मुस्लिमों के को आपस में बांटने का काम करते हैं। हम हिंदू मुस्लिमों के विकास की बात करते हैं। ये हम विकास पर आधारित है, ये सिर्फ कमियां निकालना, लांछन लगाना के ऊपर आधारित है और इनका कोई भी नीति नहीं है, कोई भी इनकी पास नियत नहीं है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। आज आप ये देखेंगे कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, देश में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ओपन जीप पर रैली जम्मू कश्मीर के अंदर करी है। ये इतना बड़ा चैलेंज है जो करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। जिस कश्मीर के अंदर ये होता था कि इसमें अगर धारा 370 को हाथ लगा दिया तो हाथ नहीं पूरा शरीर जल जाएगा, ये मुफ्ती महबूबा कहती थी। जिस टाइम में बीपी सिंह की सरकार थी, गृह मंत्री की बेटी का अपहरण हो जाता था, उसको कोई नहीं बचा सकता था। आज आम नागरिकों की मौत में भी 80% की गिरावट आई है। आप ये देखेंगे कि इतना ज्यादा हमने मतलब उसको कंट्रोल करा है और जो स्वर्ग बना है, जहां पर पर्यटन बढ़ा है, युवाओं को रोजगार हुआ है। अभी मेरे भाई ने विश्वेंद्र जी ने सब कुछ बता दिया, मैं उसको बताना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भाईचारा बढ़ रहा है, युवकों को काम मिल रहा है और पर्यटन बढ़ावा मिलने के बाद में उनके हाथों में पत्थर थे, आज उनके हाथों में रोजगार है और पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश इस बात पर गर्व महसूस कर रहा है। और ये सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए ये सब काम इन्होंने करा है। और मैं बार बार एक रिपीट कर रहा हूं कि ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। इनको सोचने की जरूरत है, इनको अपने कार्यकलापों में परिवर्तन करने की जरूरत है। हमने जो एक बार पब्लिक से आश्वासन दे दिया वो हमने करके दिखाया है, चाहे इसके अंदर कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ी है। हम चुनाव को देखकर रणनीति नहीं बनाते, हम देश को देखकर रणनीति बनाते कि देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, देश विश्व गुरु की तरफ कैसे बढ़ेगा। आज पूरे विश्व में अंदर देश का मान सम्मान है। आज इसके अलावा भी हम देखें, चाहे चंद्रयान का बात करें, वायुयान की, गगनयान की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, एयर स्ट्राइक की बात करें, सड़कों के जाल बिछाने की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का विकास हुआ है। और आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थी, उससे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के बाकी हिस्सों के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी या बहुत देर से मिल पाती थी। आज पूरे हिंदुस्तान की सारी सुविधाओं को जम्मू कश्मीर में उतना ही हकदार है जितना उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र हकदार है। तो आज ये देखेंगे कि ये जो इन्होंने सिर्फ अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वहां के नवयुवकों को जो गुमराह रखा, उनके हाथ में पत्थर दिया, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको देश की धारा में जुड़ने नहीं दिया। बिल्कुल, और बिल्कुल, आज बिल्कुल। जब हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो उन्होंने वहां के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ा है, उनको आगे पढ़ने लिखने पर उनको रोजगार दिया है, रोजगार साधन उपलब्ध कराए हैं और वो सब रोजगार होकर के देश की तरक्की के हिस्सेदार बने। चंद्रेश जी से एक सवाल ले लेता हूं। चंद्रेश जी, शेहला रशीद आप जानते होंगे, बड़ा नाम है, पीएम की बड़ी आलोचक रही हैं, हर विषय पर पीएम की आलोचना करती हैं, लेकिन 370 हटने के बाद उन्होंने पीएम की तारीफ की और आज भी पीएम के विजिट की उन्होंने तारीफ की है और उनकी तारीफ की वजह से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि शेहला रशीद जो पीएम की सबसे बड़ी आलोचक है, क्या वो बीजेपी की तरफ से बीजेपी की कैंडिडेट हो सकती है, बीजेपी में जा रही, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो आप देखिए कि जो आलोचक हैं वो भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की ही पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का जाना और आना, मिलना जुलना कोई देशद्रोह तो है नहीं।
कांग्रेस पार्टी देश की पार्टी है, समाजवादी पार्टी देश की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी देश की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस देश की पार्टी और देश के लोग ही इन पार्टियों के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। जहां आप जम्मू कश्मीर के भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, इन्होंने जम्मू कश्मीर के संबंध में बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे थे। आदरणीय प्रवक्ता जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीने के अंदर 2 बड़े पेपर लीक हुए। यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ। कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चले, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, और यदि मुख्यमंत्री जी मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं तो उनके टेबल के नीचे से पेपर कैसे आउट हो जा रहा है। भ्रष्टाचार का इससे भी बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है क्या? मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला से बड़ा कोई घोटाले का मामला हो सकता है क्या, जिसमें लगभग 70-80 लोगों ने आत्महत्या के या एक्सीडेंट के शिकार हो गए? आज तक उसकी जांच हुई क्या? आपने बताइए कि जम्मू कश्मीर में आपने कितनी नौकरियां निकाली? विश्वेन जी, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि 2024 की लड़ाई परिवारवाद बनाम मोदी का परिवार में तब्दील होती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद का जिक्र किया और उधर से इंडी गठबंधन की तरफ से पलटवार आया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता मोदी का परिवार अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है, परिवारवाद भारी पड़ेगा या मोदी का परिवार भारी पड़ेगा इलेक्शन 2024 में? मोदी का जो परिवार है वो इसमें संदेह नहीं है कि आज देश के 140 करोड़ लोग हैं, जनता है। वो हर बार, आज नहीं पिछले 10 सालों से कहते आ रहे हैं कि मेरा परिवार पूरा देश है। और ये तुलना होती कि परिवारवाद से, जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया, शुरुआत की लालू प्रसाद यादव जी ने, जो शब्दों को मखौल के रूप में लेते हैं, उन्होंने यहाँ भी इसी प्रकार से लिया था कि जनता ताली बजाएगी और खुश हो जाएगी, जबकि उसका भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा लाभ लिया और लाभ होगा उसको, क्योंकि वो कह चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि मेरा परिवार 140 करोड़ लोग है। इसीलिए बाकी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, मोदी मेरा परिवार, मोदी का परिवार। भट्टे के मजदूर ने भी, चलते हुए रिक्शा ने भी चर्चा में आ चुका है कि मोदी का परिवार, जिस प्रकार से पहले जो घटना हुई थी वही चौकीदार वाली, उससे बड़ी घटना और उससे बड़ा लाभ यहाँ होने जा रहा है। 2019 में मैं भी चौकीदार और 2024 में मोदी का परिवार। आज अनिल गोयल जी, आज ममता जी ने कहा कि ईडी सीबीआई लाओ, नेताओं को गिरफ्तार करो और चुनाव जीतो, ये बीजेपी का एजेंडा है। और उन्होंने कहा कि मणिपुर के विषय पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन बंगाल के संदेश खाली में कुछ होता है तो पिंटू बाबू को गुस्सा आता है। बीजेपी को उन्होंने पिंटू बाबू के नाम पर संबोधित किया। मैं आलोक जी, हाँ वही बात करूँ। आलोक जी, पहली बात तो यह है कि इससे पहले चाय वाले का भी इन्होंने कहा था और चाय वाले ने सरकार बनाई। इन्होंने हर बार मोदी जी को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करा है जिसका उल्टा उन्हीं को नुकसान हुआ है। एक बात। दूसरी बात, ममता जी जो मणिपुर की बात कहती हैं, ममता जी की जिम्मेदारी संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलाने की है। आप संदेश खाली का जो अपराधी है, मुख्य अपराधी है, उसको आप संरक्षण दे रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। तो ये इसलिए आप पूरी तरीके से दोषी, आपको कहीं भी बात करने हक जब बनेगा जब आप बिहार में संदेश और बंगाल में संदेश खाली जी की महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। एक बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचार करें और ईडी अपना काम ना करें, क्या इससे देश आगे बढ़ेगा या ये देश के साथ न्याय होगा? आप अगर भ्रष्टाचार करेंगे, आप अगर घोटाले करेंगे, आप देश की जो सारी सुख संपत्ति है उसको अपने पर्सनल इस्तेमाल करेंगे, चीजों का दुरुपयोग करेंगे। तो अब वक्त चूंकि कम है गोयल जी, वक्त चूंकि कम है, इसलिए इस चर्चा को हम लोगों को यही विश्राम देना पड़ेगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो बयान दिए उसको लेकर पूरे देश में हम लोगों ने हलचल देखी। और कांग्रेस कश्मीर में जिस तरह से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है वो भी अपने आप में तारीफ़े काबिल है। उसकी तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी।
आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को लेकर खड़े किए गए तमाम सारे सवाल और अफवाहें पूरी तरीके से निराधार साबित हुई। वहीं लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में मोदी सरकार की इस कठिन फैसले की सफलता कहीं न कहीं ये दिखाती है कि मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रहित में लिए गए सभी फैसलों का देश के लोगों ने स्वागत किया है और इसका बड़ा फायदा बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल जी शामिल हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस की तरफ से चंद्रेश जी शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में विश्वेंद्र कुमार जी आप शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप TV 27 न्यूज़।